प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. आइए आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ग्रेविटेशन। ठीक है, आज देखेंगे ग्रेविटेशन में कैपलर्स लॉ, कैपलर्स के नियमों से न्यूटन का जो नियम आया वो, और उससे संबंधित कुछ और परिभाषाएं आज हम लोग इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण को। देखिए, गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रह क्या होते हैं। ठीक है ना, इसको प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट। ठीक, प्लैनेट क्या होते हैं। देखिए, ये जो सन है, सन का जो चक्कर लगाते हैं ये ग्रह कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जो तारे का चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ पिंड वर्तमान समय में इनकी संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और शनि। फिर आपके हैं अरुण, वरुण। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, है ना, इनके चक्कर लगाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, उपग्रह, है ना। क्या कहेंगे, उपग्रह, उपग्रह, ग्रह और उपग्रह। जो ग्रहों के चक्कर लगाएं, यानी कि ये जैसे आपका ग्रह है, पृथ्वी को मान लेते हैं, पृथ्वी जो इसका चक्कर लगाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, ये उपग्रह होता है। जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ग्रह है ना। और ये आपका क्या है, उपग्रह। ये इसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमा। ये उपग्रह होता है। तो ग्रहों और उपग्रहों यानी आकाशीय पिंडों से संबंधित हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैपलर के नियमों का। ठीक है, कैपलर आकाशीय पिंडों के लिए नियम बताए थे। ठीक है, कैपलर के नियम। आइए हम लोग देखते हैं कैपलर के नियम। ये आकाशीय पिंडों पर आधारित थे। कैपलर ने 3 नियम दिए। कैपलर ने आपके 3 नियम दिए, और सभी के सभी किस पर आधारित थे, मैंने आपको बताया कि ये आकाशीय पिंडों पर आधारित थे, आकाशीय पिंडों की गति पर आधारित थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला नियम, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षाओं का नियम। ठीक, इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर, है ना, इस नियम के अनुसार सभी ग्रह
सभी ग्रह दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। क्या होता है? सूर्य स्थित होता है। ये आपका पहला नियम है, कैप्लस का नियम पहला नियम है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा हो गई। यहाँ पर आप कहीं पर मान लीजिए कि ये क्या है? सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। और ग्रह आपका इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? ग्रह है। ठीक, ये ग्रह है और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बताया था केपलर ने अपने पहले नियम में। ठीक है, केपलर ने अपने पहले नियम में बताया कि जो सभी ग्रह हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा ऐसी होती है, इलिप्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। और इसके सभी कक्षाओं के जो फोकस होता है उस पर स्थित होता है क्या? सूर्य। ये आपका पहला नियम है। पहले नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा नियम, केपलर्स के नियम का दूसरा हिस्सा, सेकेंड लॉ। ये क्या कहता है? इसमें कहता है क्षेत्रफली चाल नियत होती है ना? कहता है क्षेत्रफली चाल नियत होती है। इसका मतलब ये है यदि ये है सूर्य, तो ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। माना ए से ये बी में आ गई 1 घंटे में, और यहाँ सी से डी में आ गई। किसमें? सी से डी में आ गई। ठीक है, 1 घंटे में ये ग्रह यहां से यहां आई, मतलब ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा 1 घंटे में इतना क्षेत्रफल तय की। ये जो मैंने कलर कर दिया है, ठीक है, इतना क्षेत्रफल इसने तय किया। ये तो अगले 1 घंटे में वो इतना क्षेत्रफल तय करेगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब है क्षेत्रफली चाल क्या होगी? नियत है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफली चाल होगा वो क्या होगा? नियत होगा। ये केपलर्स का दूसरा नियम है। ठीक है, मतलब ए बी एस का जो क्षेत्रफल होगा वही सी डी एस का क्षेत्रफल होगा, यदि हम ये माने कि ये समान समय लिया गया है तो। दूसरा क्षेत्रफली चाल का आपका नियम है। ठीक है, क्षेत्रफली चाल क्या होती है? नियत रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है? थर्ड लॉ। ये परिक्रमण काल से संबंधित है। थर्ड लॉ ये कहता है, ये परिक्रमण काल का नियम है। परिक्रमण काल का नियम है ये। तीसरा कहता है
कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा की औसत दूरी। भाई एक बराबर तो त्रिज्या है नहीं, दीर्घवृत्तीय मार्ग है तो कहीं पर त्रिज्या छोटी कहीं पर त्रिज्या बड़ी है ना, कहीं पर त्रिज्या छोटी कहीं पर त्रिज्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर छोटी है इधर बड़ी है। तो ये कह रहा है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है उसका वर्ग इसकी औसत त्रिज्या के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, परिक्रमण काल मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय का जो वर्ग है वो इसकी औसत दूरी मतलब इसकी औसत त्रिज्या आप कह सकते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्तीय मार्ग की दीर्घअक्ष के अर्धलंबी दूरी जो है यानी औसत दूरी आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं, उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है परिक्रमण काल। ठीक है, ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं T² = KR3। के एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आता है वो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के बाद आता है। तो इस तरह से केपलर ने 3 नियम दिए। ठीक है, केपलर ने 3 नियम दिए। पहले में उन्होंने बताया कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा इन्होंने दिया कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। तीसरा परिक्रमण काल के लिए उन्होंने दिया, इसका मतलब था कि ग्रहों का जो परिक्रमण काल मतलब समझ रहे हैं, एक पूरा चक्कर लगाने में समय, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय परिक्रमण काल का वर्ग इसकी औसत त्रिज्या के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर्स का तीसरा नियम है। अब देखिए इन तीनों नियम से न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए उन्होंने बताया कि अपने जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया, उन्होंने ये लिया कि ये जो वृत्तीय मार्ग है ये दीर्घवृत्तीय ना होकर के वृत्तीय है। क्या है? लगभग वृत्तीय है। और इन्होंने है ना न्यूटन का नियम दिया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इन्होंने ये कहा कि एक सूर्य और ग्रह के बारे में ही केवल नहीं है, ये किन्हीं दो पिंडों के बारे में। इन्होंने बताया क्या कि यदि दो पिंड कुछ दूरी पर स्थित हैं, दो पिंड कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। यदि ये दूरी r मान ली जाए, है ना, इस समय पढ़ रहे हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, केपलर्स के नियम से ही इन्होंने निष्कर्ष निकाला। और ये m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड यदि r दूरी पर रखे हैं तो इन्होंने बताया कि इन पर एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान r², यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल और इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसके बाद इन्होंने इसको हटाया कांस्टेंट, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को, तो एक कांस्टेंट आया g,
इसको m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये जो g है, g इसको कहा गया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये आपका होता है ना। इसका मान फिक्स है। जी का मान यमकेश पद्धति में 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। प्रयोगों द्वारा जी का जो मान आया वो इतना आया। इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ये न्यूटन का सूत्र है। न्यूटन ने दो पिंडों के लिए बताया कि ये किन्हीं भी दो पिंडों के लिए सत्य है। दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है। यह आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा बताया न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में। और यह भी बताया कि ये किन्हीं भी दो पिंडों के लिए सही है। किसी भी दो पिंड आप लेते हैं तो उनका यही मान आएगा। ये अर्थ पृथ्वी, तो इस पर एक कोई बॉडी रखी है, ये वस्तु है m द्रव्यमान की, और ये इसका द्रव्यमान me हम मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ। तो इनके दोनों के बीच जो बल लगेगा F इज इक्वल टू G me m अपान RE स्क्वायर। ये पृथ्वी की त्रिज्या थी। RE क्या थी? पृथ्वी की त्रिज्या है ना। RE पृथ्वी की त्रिज्या थी। ये बल इतने न्यूटन, इसको हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल, है ना। यह जो है वो भार के बराबर होता है। वस्तु का भार क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग कहते हैं भार। इसको हम लोग mg के बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं? mg के बराबर, है ना। g जहां पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण कौन है? ये g है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g बराबर ये। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु पर जितना त्वरण कार्य करता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू होती है g बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें और इसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर जो संबंध आएगा वो आपका आ जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, mg, ये इसका जो भार है, ये किसके बराबर हो जाएगा? g m अपान RE स्क्वायर। ये m और m कैंसिल हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना आ जाएगा? g बराबर g me अपान RE स्क्वायर, ठीक है। g me अपान RE स्क्वायर, ठीक है। इससे आप देखिए यहाँ पर, तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक, ध्रुवों पर g का मान क्या? क्योंकि त्रिज्या वहां थोड़ा, पृथ्वी हमारी चपटी है, पृथ्वी थोड़ी क्या है? चपटी है। तो ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर g का मान, क्योंकि त्रिज्या घट रहती है, कम रहती है वहां पर, है ना। तो g का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक वह कहाँ? भूमध्य रेखा में,
भूमध्य रेखा में क्या होता है, सबसे कम रहता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ये कहानी। ठीक है, अब देखिए इसका मान भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा चपटी है थोड़ा सा, तो भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होती है यहाँ से, तो वहाँ पर कम जी का मान होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है, और ध्रुवों में त्रिज्या छोटी होती है, इसलिए अपेक्षाकृत जी का मान ध्रुवों में अधिक होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखिए 2 पॉइंट आप जान लीजिए, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ऊपर जाएंगे या नीचे, है ना। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है ना। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जी डैश त्रिज्या बढ़ जाएगी, जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। इसका मान देखिए, ये इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर ई प्लस एच करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, नीचे जो भाग देने वाली संख्या थी वो बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे ही आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे जी का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। अच्छा, नीचे जाने पर क्या होता है ना, पृथ्वी तल का से नीचे जाने पर तो देखिए क्या होता है, जैसे आप, ये अर्थ थी, आप यहाँ नीचे चले गए, यहाँ रख दिया आपने, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो द्रव्यमान हो जाएगा वो घट जाएगा। इसका मतलब है त्रिज्या तो घट गई, लेकिन साथ में द्रव्यमान भी घट गया, है ना। तो नीचे जाने पर भी जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जी का मान नीचे जाने पर भी क्या हो जाता है, घट जाता है। अब एक पोर्शन है, देखिए अब देखते हैं, देखिए घूर्णन की वजह से, घूर्णन के घट जाने पर बढ़ जाता है। देखिए घूर्णन के बढ़ जाने पर भी जी का मान, घूर्णन के बढ़ जाने पर जी का मान घट जाता है, और घूर्णन घट जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, घूर्णन यदि घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। आइए इसी में थोड़ा सा जी के मान में परिवर्तन से संबंधित ही है, देखते हैं लिफ्ट। लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में पहला पॉइंट, ऊपर जाने पर, लिफ्ट में ऊपर जाने पर आभासी भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई लिफ्ट है, ऐसे कोई व्यक्ति है, ये यदि त्वरण ऊपर की ओर है और ये जी नीचे की ओर, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इस कंडीशन में इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर हो जाएगा, और ये भार यानी W = mg+a हो जाएगा ऊपर जाने पर, यानी भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचे जाने पर जैसे लिफ्ट नीचे जाती है, ये आप महसूस किए होंगे झूला झूलने में,
तो भार क्या हो जाता है, W = mg - a हो जाता है। जब नीचे जाएगा तो ये हो जाता है। अचानक यदि रस्सी टूट गई, जब अचानक रस्सी टूट जाएगी तो ये त्वरण बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा शून्य, और शून्य मतलब वेटलेस हो जाएगा, है ना। अचानक रस्सी टूटने पर, लिफ्ट की अचानक रस्सी टूट जाने पर वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति भारहीन महसूस करेगा। अचानक रस्सी टूट जाने पर लिफ्ट पर खड़ा व्यक्ति भारहीन महसूस करेगा। क्या करेगा, भारहीन महसूस करेगा। ठीक है, तो ये आपका लिफ्ट था। गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा, न्यूटन का नियम देखा, केपलर्स के नियम देखे, है ना। इसके बाद इसमें गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय ऊर्जा, पलायन वेग, इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।